हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। हमने जैसे कि पढ़ा था, अभी तक हमने प्लांक की क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, जिन्होंने ये बताया था कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो किस चीज़ से बनी होगी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्वांटम। और अगर हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट मानेंगे तो लाइट के लिए वही जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, हमारा फोटोन हो जाएगा। तो जो कि हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, ये बेस्ड होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी कि इन्होंने भी रेडिएशन को क्या माना है, क्वांटम का एक बीम माना है। और क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, यहाँ भी डायरेक्ट एक डेरिवेशन करेंगे जिससे सारे के सारे फॉर्मूले डराइव होंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट, बोर पोस्टुलेट्स। बोर पोस्टुलेट्स के पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो एटॉमिक मॉडल है जो कि बोर ने दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे कि जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। He+ मतलब हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से एक प्लस चार्ज लगा है, यानी कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। हमें एटॉमिक नंबर नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि उस स्पीसीज में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो Li2+ मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 चले गए, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आते हैं बोर पोस्टुलेट्स। अब बोर पोस्टुलेट्स ये रूल्स होते हैं जो कि नील बोर ने एटम के लिए दिए थे कि एटम ऐसा होता है। पहला, एटम हैज न्यूक्लियस, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे कि सन जो है सन के अराउंड, पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इन अ सर्कुलर पाथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर पाथ। क्योंकि सर्कुलर पाथ क्यों होता है, ये भी हम अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे और अभी डेरिवेशन करेंगे, वहां पे समझेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, और उन्हीं सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है या फिर शेल कहा जाता है। जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं, या फिर ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है। अच्छा, अब वो ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो mh/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये जो n की वैल्यू है, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जो n की वैल्यू हो वो 1 2 3 4 5 इंटीजर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, यानी कि 1.5 हो या 2.5 हो, ये सब नहीं चलेगा। क्लियर? अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? जब भी अपन किसी भी सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो सर्कुलर पाथ के लिए हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन के लिए ही एंगुलर वर्ड यूज होता है। जब आप वन डायमेंशन की बात करते हैं, सीधे चलने की बात करते हैं, तो वहां पे वर्ड यूज है मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है m/v। बट जब अपन एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं जो कि सर्कुलर पाथ के लिए होता है, तो वहां पे m/v रेडियस हो जाता है उस सर्कुलर पाथ की। तो mvr इज द एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, nh/2π, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो mvr है ये किसके बराबर होना चाहिए, या तो h/2π होना चाहिए, या 2h/2π होना चाहिए, 3h/2π होना चाहिए, या 4h/2π होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि 1.5h/2π एंड 2.5h/2π। अगर इन कुछ ऑर्बिट ऐसे हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम फ्रैक्शन में आ रहा है, वो उन ऑर्बिट्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। क्या मतलब है कि उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल हो h/2π का। दैट्स फाइनल। क्लियर? तो मैं आपसे न्यूमेरिकल दे रहा हूं जहां पे आप गलती कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि इनमें से, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 1.5h/π, मैं लिख रहा हूं सिर्फ h/π, क्या ये या ये जिन ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन इन मोमेंटम वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। आपने तो बोला था कि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, ये लिखा क्या है, ये लिखा है 3h/2π लिखा है, मतलब h/2π
3 का मल्टीपल है। तो आपको ये देखना है ध्यान से कि h/2π होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे 2h/2π लिखा था, तो ये भी इंटीजर मल्टीपल है। आपको ध्यान देना है कि ये 2π होना चाहिए। क्लियर है? तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। यहाँ पे गलती अक्सर लोग करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये था हमारा थर्ड पोस्टुलेट जो कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट था और यहाँ से सवाल बन गए। अब ये थे फोर्थ पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि सपोज ये न्यूक्लियस है, जो कि अभी फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया, जहाँ पे कौन होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि पूरा जो न्यूक्लियस है वो कौन सा चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का। इसके अराउंड कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये सपोज इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब मैं अगर बात करूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 इसी ऑर्बिट में कहीं भी घूमेगा, और उसी ऑर्बिट में जहां जहां भी घूमेगा, उस पूरे ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये चाहे कहीं भी हो, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, कहीं भी उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी सेम रहेगी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर? एनर्जी तभी चेंज होगी जब ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया या कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आया, तभी एनर्जी चेंज होगी। एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सपोज इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, पूरे ऑर्बिट में सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्टेशनरी मतलब स्थिर रहेगी हर एक पूरे ऑर्बिट के एक एक पार्ट पे। इसलिए हम इस ऑर्बिट को नाम दे देंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। क्यों स्टेशनरी है? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा पूरे ऑर्बिट में कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अच्छा, अब जो लास्ट पोस्टुलेट है फिफ्थ, वो थोड़ा समझने वाला है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसका हम जस्ट थोड़ा सा और व्यू देखेंगे। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, अभी हमने बोला पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, सपोज ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाला, और ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट्स हैं। क्या है? ऑर्बिट्स। और इनको अपन शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल। तो अगर सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, मतलब कहीं जाने नहीं देगा। अब सोचिए जितने पास में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा उस पर। सपोज अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगेगा और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा कम फोर्स लगेगा। मतलब न्यूक्लियस से सभी जुड़े हुए हैं, किसी को फोर्स ज्यादा लग रहा है और किसी को फोर्स कम लग रहा है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं कि जितना, एक और चीज है स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। एक चीज होती है स्टेबिलिटी और दूसरी चीज होती है एनर्जी। किसी भी वस्तु में अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। दोनों अपोजिट है। किसी की एनर्जी ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी कम। जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपने खाना खाया था इसलिए आप देख पा रहे हैं, आपके पास एनर्जी है, लेकिन जब आप थक जाएंगे देखते देखते तो आप इसको बंद कर देंगे, आप स्टेबल हो जाएंगे, आप रेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो जब किसी के पास एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी, या फिर किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी कम। तो अब सोचिए जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे करीब है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जकड़ा हुआ रखा है न्यूक्लियस ने उसे, वो उससे जाने नहीं देगा, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो जो न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी जो स्टेबिलिटी होती है सबसे ज्यादा होती है, तो एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। मैं सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, इसके कंपैरिजन में बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कम फोर्स लगेगा, क्योंकि वो दूर है, उस पर फोर्स कम लग रहा है, यानी कि वो बाहर जाने के चांस ज्यादा है। अगर बाहर जाने के चांस ज्यादा है यानी कि वो स्टेबल कम है, स्टेबल कम है यानी कि उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आता है
अगर बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो सोचिए, बाहर एनर्जी ज्यादा, अंदर एनर्जी कम, यानी कि वो अपनी एनर्जी को कम करते हुए आएगा। सपोज यहाँ उसके पास 50 कैलोरी एनर्जी है, यहाँ उसके पास 20 कैलोरी है। कैलोरी इज यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट कई सारी होती है, मैं यहाँ पे कैलोरी लिख दिया। अब ये 50 कैलोरी है, यहाँ 20 कैलोरी है। बाहर से अंदर आया तो उसने 30 कैलोरी जो एनर्जी थी वो रिलीज कर दी, एनर्जी रिलीज कर दी। और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। किसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है? लाइट के फॉर्म में। और लाइट क्या बनाती है? स्पेक्ट्रम बनाती है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर है? इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर वाले ऑर्बिट में होगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। और जब अंदर वाले ऑर्बिट में होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो अंदर न्यूक्लियस के पास में है। क्लियर है? अच्छा, अब जो लास्ट वाला पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो, अब देखिए वो ये कह रहा है कि अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करेगा। वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये हमें कैसा पता चलेगा? तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हायर एनर्जी माइनस ई लोअर। अगर सपोज कीजिए वो बाहर से अंदर आया है तो जो बाहर वाला ऑर्बिट है हम उसकी एनर्जी लिख देंगे माइनस जो लोअर वाला, जी अंदर वाला जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी हम लिख देंगे। तो हमें डेल्टा यानी कि डिफरेंस पता चल जाएगा। डेल्टा हम तब यूज करते हैं जो हमें किसी दो चीजों के बीच में सब्सट्रैक्शन करना होता है या फिर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे बोर के पोस्टुलेट्स। क्लियर है? अब ये जो हमने फॉर्मूले लेके रखे हैं, हम चाहेंगे तो इनको याद कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले कर सकते हैं, सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बट हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं, क्योंकि जब तक हमें डेरिवेशन नहीं पता होगा हम कुछ भी पता नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है, किस कह रहा हूँ? सर्कुलर पाथ कह रहा हूँ। ये बीच में कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, मैंने उस पॉजिटिव चार्ज को मान लिया Ze, प्लस चार्ज है तो प्लस Ze, Z मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है? और बाहर जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो हो जाएगा सिर्फ ई चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अंदर की तरफ लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, और जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो उस फोर्स का नाम क्या होता है? कूलम्बिक फोर्स। आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा कूलम्बिक फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या है? K की वैल्यू है। अच्छा, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, मानिए इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, अंदर फोर्स लग रहा है। एक बात बताइए, अगर अंदर फोर्स लग रहा है तो उसको तो अंदर चला जाना चाहिए था, न्यूक्लियस से चिपक जाना चाहिए था। तो इसीलिए इसके अपोजिट एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv² बाई r। ये है क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी सर्कुलर पाथ में तभी रिवॉल्व करेगा, तभी घूमेगा, जब इस mv² बाई r की वैल्यू जो है किसके बराबर होनी चाहिए? k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने Q1 माना है प्लस Ze और Q2 माना है सिर्फ E। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? mv² बाई r इज इक्वल टू k Ze इंटू E डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल। अच्छा, अब ये फॉर्मूला जब आप सॉल्व करेंगे ये पूरा, तो यहाँ पे जब आप रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी n² डिवाइड बाई 4π² mk/Ze²। और अगर आप इसमें पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे जो मैंने यहाँ पे दी है, और h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, और E 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये वैल्यू भी आप 1 इलेक्ट्रॉन की जगह रख देंगे तो आपका जो है ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा नीचे वाला 0.529 इंटू n²/z। अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, और इससे रिलेटेड जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा वो न्यूमेरिकल आपको याद रखने हैं। आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है।
अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा डेरिवेशन पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है ये आए कहाँ से, क्योंकि आपके उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको डेरिवेशंस पता होने चाहिए। क्लियर है? और आप जो भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपने बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने जहाँ रेडियस निकाला था वहीं पे एक टर्म वेलोसिटी का भी था। उस वेलोसिटी को आप इसी फॉर्मूले से, इसी डेरिवेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एनएच। और अब उसमें भी अगर आप पाई के जेड और ई और एन तो आपको ऑर्बिट दिया रहेगा और एच की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके लिए नया फॉर्मूला बन जाएगा 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू ZYN मीटर पर सेकेंड। ये है क्या एक्चुअली में? ये एप्लीकेशंस हैं बोर मॉडल की। जो आपने बोर मॉडल पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन है, मतलब आपने जो पढ़ा है अभी ये 6 पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, उनको यूज कैसे करना है। तो हम उनको यूज करते हैं रेडियस ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए। अगर किसी एटम की, अब एटम चूंकि एक सर्कुलर पाथ है, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पाथ बनाएगा, यानी कि एक सर्कल है तो उसकी एक रेडियस होगी। तो उस रेडियस जो है एटम की वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो उसके लिए फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एंगस्ट्रॉम में आएगी और ये रेडियस, ठीक है? क्लियर? और वहीं से आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है? तो ये सारी उसकी बोर मॉडल की क्या है, एप्लीकेशंस है। पहली रेडियस, दूसरी वेलोसिटी, तीसरी एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला भी वहीं से आता है, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। जितना याद करेंगे तो आप और दूसरी चीजें भूल जाएंगे। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको वो याद रखना है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। आपको बोला है कैलकुलेट बोर एटम, बोर हाइड्रोजन एटम, सॉरी बोर हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। एक हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम में सपोज कीजिए 1 2 3 4 कोई ऑर्बिट्स होंगे, तो आपको उन ऑर्बिट की अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग रेडियस पता करनी है। बहुत डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, है ना? बहुत आसान है। देखिए सपोज मैं R1 निकाल रहा हूँ, R1 कैलकुलेट करेंगे 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर बाई जेड। एन क्या बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब पहले की निकालना है तो 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोलो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। कितना आसान है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है? R, अब मैं 2 3 आप निकाल लेना, मैं R4 क्यों बता रहा हूँ। R4 मतलब वही 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर। बोलो एन स्क्वायर क्या है, 4। फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है तो 4 4 जा 16 डिवाइड बाई हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो डिवाइड बाई 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपके आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में आएगी। कैलकुलेशन आपको अपनी इंप्रूव करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मेरा तो हो चुका है। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका दूसरे टाइप का सवाल कैसे बनेंगे। ठीक है? मैंने आपसे बोल चुका हूँ कि आप अपने नोट्स ही बनाते जाइए तो आपका काफी सारा मदद मिल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स पे फोकस करूंगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो है वो ऐसा बनेगा, फाइंड रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है, ऑफ रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम। क्या कह दिया आपको, हाइड्रोजन एटम और लिथियम एटम। बोला है कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की रेडियस को डिवाइड कर दो लिथियम एटम के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस से। ये आपसे पूछा है, बहुत आसान है। देखिए क्या फॉर्मूला है बताइए। मैं हाइड्रोजन को RH रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट का, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ लिथियम एटम, कौन से ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की। रेडियस का जो रेशियो पूछा है हमसे इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर बाई जेड। बोलो भैया हाइड्रोजन के लिए एन स्क्वायर कितना होगा, सेकंड ऑर्बिट पूछा है तो 2 2 जा
4, जेड हाइड्रोजन का 1 ही होता है, डिवाइड बाई 0.529 मल्टीप्लाई बोलो n स्क्वायर बाई जेड, n कितना है लिथियम के लिए, लिथियम के लिए थर्ड, तो 3 3 जा 9 डिवाइड बाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 3 3 जा ये कट गया, ये से ये कट गया, कितना आया 4/3 आपका आंसर है। कठिन देखे ये स्पीड, इससे भी तेज स्पीड आपको चाहिए वहां पे, ठीक है। ये सेकंड टाइप के सवाल है। अब थर्ड टाइप का सवाल कैसा बनेगा? थर्ड टाइप का सवाल मैं आपको वेलोसिटी से रिलेटेड करा देता हूँ। वेलोसिटी, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड वेलोसिटी रेशियो, मैं रेशियो वाले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको अगर मान लीजिए n स्क्वायर बाई जेड डायरेक्ट दिया है तो किसी की भी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर मान लीजिए किसी का z बाई n पता है तो आप उसकी वेलोसिटी भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा और दूसरी वैरायटी करवा रहा हूँ, वो बहुत आसान सवाल होते हैं। अब सपोज फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। क्या होता है? हाइड्रोजन लिथियम के सेकंड ऑर्बिट का और हीलियम के थर्ड ऑर्बिट का वेलोसिटी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं भैया, कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। देखो क्या निकालना है, वेलोसिटी किसका, लिथियम एटम का, कौन से ऑर्बिट में, सेकंड। ये हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, किसी ऑर्बिट की वेलोसिटी नहीं होती है, रेडियस ऑर्बिट की होती है, लेकिन जो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, जो कितनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ, बोलो हीलियम, कौन से ऑर्बिट, थर्ड, बोलो क्या आएगा, 2.188 into 10 की पावर 6, ऊपर भी आएगा, और 2.188 into 10 की पावर 6 नीचे भी आएगा। तो आप कभी भी इनको लिखाई मत करो, आप डायरेक्ट जेड बाई एन लिखा करो, तो ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2, बोलो जेड कितना होगा, लिथियम का 3 डिवाइड बाई एन कितना होगा उसका, सेकंड, तो 2 डिवाइड बाई हीलियम के लिए थर्ड का, तो जेड कितना होगा हीलियम का 2 डिवाइड बाई कौन से ऑर्बिट के लिए, थर्ड, तो 3 ऊपर और ये 2 नीचे। ये वाला जो अपॉन के नीचे 2 होता है वो बड़े वाले अपॉन के और नीचे आ जाता है, और जो इस वाले अपॉन के नीचे होता है वो और ऊपर चला जाता है। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4, और ये 3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई ऊपर 3, तो कितना आएगा 9/4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9⁴, ठीक है। अब एक ऐसी एनर्जी से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। एनर्जी वाला फॉर्मूला तो बुरा लग जाएगा अगर हम नहीं करेंगे तो, ठीक है। एनर्जी से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप पहले एक छोटा सा फॉर्मूला, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज आपको बोला है कि फाइंड एनर्जी रेशियो, मैं डायरेक्ट रेशियो वाले सवाल कर रहा हूँ क्योंकि टफ होते हैं। एनर्जी रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बहुत आसान, ठीक है। एनर्जी रेशियो, बोलो बोलो बोलो, एनर्जी ऑफ लिथियम एटम कौन से ऑर्बिट के लिए, 2 डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कौन से ऑर्बिट के लिए, थर्ड, इज इक्वल टू, बोलिए z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसका z कितना है, 3 3 3 जा 9 डिवाइड बाई n स्क्वायर, n कौन सा है 2 2 जा 4 डिवाइड बाई हाइड्रोजन के लिए n स्क्वायर, z स्क्वायर बाई n, z कितना है 1, तो 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर, n कितना है 3 3 जा 9, ठीक है। और ये अपॉन वाला 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, 9 into 9 डिवाइड बाई 4, कितना 81/4। बहुत आसान है। आप न्यूमेरिकल्स करने के तरीके सीखिए। थ्योरी पढ़ना बहुत आसान है, न्यूमेरिकल करने में ही थोड़ा प्रॉब्लम सबको आती है, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। बस आप नोट्स बनाते जाइए, और आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको थ्योरी कम और उसके न्यूमेरिकल ज़्यादा करने होते हैं। थ्योरी से तब तक पढ़नी पड़ती है जब तक हमारे दिमाग में समझ में नहीं आती। एक बार जब आपको थ्योरी समझ में आ जाए तो आप उसको बार बार याद मत कीजिए, उसको याद करके तुरंत आप सवाल लगाना चालू कीजिए, क्योंकि आपकी जो 20% थ्योरी है सिर्फ वही क्लास से कवर होगी। 80% थ्योरी जो आपकी बाकी है वो आपके न्यूमेरिकल्स, आपके क्वेश्चन ही करवाएंगे। क्योंकि आप थ्योरी तो पढ़ लेंगे जो आपने 11th 12th तक पढ़ा है,
बट अगर आप उसके आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन न्यूमेरिकल्स को, इन थ्योरी को कैसे यूज करना है, कैसी ट्रिक्स होती हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं इन सारे वीडियोस में अपने यही कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो मच।